बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। और नेक्स्ट आज स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है सेट ऑपरेशंस 2.2 एक्सरसाइज के लिए। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस। लेट ए एंड बी बी सेट्स। द यूनियन ऑफ द सेट्स ए बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी इज द सेट that contains those elements that are either in A or in B or in both। यानी वो तमाम एलिमेंट्स जो या तो A में मौजूद हों या B में मौजूद हों या दोनों में मौजूद हों। और इस सेट की रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से करते हैं, A यूनियन B इज इक्वल टू X सच दैट X इज़ द एलिमेंट ऑफ A और X is the element of set B। Next definition है let A and B be sets। The intersection of the sets A and B denoted by A intersection B is the set containing those elements in both A and B। यानी वो दोनों एलिमेंट्स यहाँ पे इसकी कलेक्शन में आएंगे जो A में भी मौजूद हो और एट अ टाइम B में भी मौजूद हो। और इसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। Two sets are called disjoint if their intersection is the empty set। यानी अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड किया जाए और वो एम्प्टी सेट आए, इट्स मीन वो दोनों सेट्स डिसजॉइंट सेट हैं। नेक्स्ट फार्मूला है डेफिनेशन के लिए जिसे हम यूज़ करेंगे। लेट ए एंड बी बी सेट्स। द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए डिफरेंस बी is the set containing those elements that are in A but not in B। यानी जो A में मौजूद हों और B में मौजूद नहीं होने चाहिए। The difference of A and B is also called the complement of B with respect to A। Right? अगर A डिफरेंस B फाइंड करें, that is the complement of B विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट से ये कम्प्लीमेंट होगा। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली सेट्स की रिप्रेजेंटेशन है ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। नेक्स्ट डेफिनेशन है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। द कम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए इज डिनोटेड बाय ए बार। ये जो ऊपर बार लिखा हुआ है इसको बार भी पढ़ सकते हैं, कम्प्लीमेंट भी। इज द कम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू यू। देयरफॉर द कम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए इज यू डिफरेंस ए। और ये हमारे पास दोनों चीज़ें सेम हैं और इसके अलावा इसकी नोटेशन ये भी लिखी जा सकती है और इन तीनों का एक ही मतलब है। आपको ए कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए कहा जाए, ए बार फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, आपने यू डिफरेंस ए फाइंड आउट करना है। इसके लिए सेट की रिप्रेजेंटेशन है ए बार इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। ये हमारे पास सेट्स के अकॉर्डिंगली कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हें स्टडी करेंगे। A intersection universal set is equal to A union with phi is equal to A। These laws are called identity laws। A union universal set is equal to U। A intersection phi is equal to phi। This is called domination laws। नेम्स के अकॉर्डिंगली आपने इन laws को याद रखना है। A union A is equal to A intersection A is equal to A। These laws are called idempotent laws। A double bar is equal to A। This is called complementation law। A union B is equal to B union A। A intersection B is equal to B intersection A। This is called commutative laws। नेक्स्ट हमारे पास A union
in bracket B union C is equal to in bracket A union B is equal union C. दिस इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। और यही सारी की सारी कंडीशन अगर यूनियन की बजाय इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर दी जाए तो ये भी हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है, बट विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। ऊपर वाले लॉ की पूरी डेफिनेशन लिखेंगे एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, और नीचे वाले के अकॉर्डिंगली पूरा लॉ लिखेंगे एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ब्रैकेट में नोट करें इंटरसेक्शन है और बाहर यूनियन है, और इसके बाद जब दोबारा से डबल ब्रैकेट के लिए इनको सेपरेट किया तो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी और इंटरसेक्शन यहाँ पर दरमियान में। और इस ऊपर वाले लॉ को हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, और जब यहाँ पर यूनियन होगा तो हम इसे कॉल करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, और इसी तरह से ये नेक्स्ट केस। नेक्स्ट लॉ से तो आप फेमिलियर हो गए, डी मॉर्गन्स लॉ। ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू ए बार यूनियन बी बार, ए यूनियन बी बार इज इक्वल टू ए बार इंटरसेक्शन बी बार, दीज आर कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। ए इंटरसेक्शन बी एंड यूनियन विद अगेन ए इज इक्वल टू ए, and next again A union B with intersection A is again equal to A. These two laws are called absorption laws. A union with its complement is equal to universal set, and A intersection with its complement is equal to phi. These laws are called complement laws. Next definition है the union of a collection of sets is the set that contains those elements that are members of at least one set in the collection. यानी अगर ज़्यादा सारे हमारे पास सेट्स हों और उनका यूनियन किया जाए तो इस सब की जो कलेक्शन होगी हमारे पास अप टू सो जितने भी वो सेट हैं, लेट्स सपोज n है, तो यहाँ पर इस सेट में वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जो एटलीस्ट इन तमाम सेट्स के एलिमेंट्स होंगे। द इंटरसेक्शन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ सेट्स इज़ द सेट दैट कंटेन्स दोज एलिमेंट्स दैट आर मेंबर्स ऑफ ऑल दी सेट्स इन दी कलेक्शन। यानी इंटरसेक्शन में क्या है, अगर हम डिफरेंट सेट्स की इंटरसेक्शन फाइंड करें तो कलेक्शन में वही मेंबर्स आएंगे या एलिमेंट्स आएंगे जो इन तमाम सेट्स में मौजूद होंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी अगर कंप्यूटर पे सेट्स को रिप्रेजेंट करना है तो किस वे में करवाएंगे। क्लास ये आर्बिट्ररी एक सेट है और इसके लिए हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन बनानी है कंप्यूटर के लिए, तो इसके लिए हम इस तरह से रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। टोटल काउंटिंग है ये 9 तक हमारे पास। जब भी हमने इसको अरेंज करना है हमने 10 तक डिजिट्स के अकॉर्डिंगली सेट करना है। तो 1 2 3 4 5 ये मैं काउंटिंग लिख रही हूँ 10 तक, राइट। ओके क्लास, अब आपने इन दोनों नंबर्स को मैच करना है, जो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके क्लास, तो 1 इस सेट में मौजूद है इसलिए यहाँ पर हमने 1 लिखा। यहाँ पर सेकंड एलिमेंट 2 है और यहाँ पर 2 मिस है यानी 2 नहीं लिखा हुआ, सो यहाँ पर 0 लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारी टोटल अरेंज है, तरतीब है काउंटिंग की, उसमें 3 अवेलेबल है और यहाँ पर भी अवेलेबल है 3, इसलिए 3 की जगह पर यहाँ पे 1 अप्लाई करेंगे। यानी जो डिजिट हमारे सेट में मौजूद है उसकी जगह पर 1 आ जाएगा और जो डिजिट मौजूद नहीं है उसकी जगह पर 0। 4 यहाँ पर है लेकिन हमारे सेट में मौजूद नहीं है इसलिए यहाँ पर आ गया 0। 5 हमारे सेट में है, 1 6 नहीं है, 0 7 है, ओके 8 नहीं है, 8 की जगह पर 0, 9 है, 9 की जगह पर 1 और 10 हमारे सेट में नहीं है इसलिए 10 की जगह पर 0। तो ये हमारे कंप्यूटर के लिए रिप्रेजेंटेशन है। और क्लास जब भी हमने चेक करना है हमने 10 तक डिजिट्स को लेकर ही चेक करना है, राइट। और अगर ये ज़्यादा हो जाती हैं डिजिट्स, हमारे पास 20 तक चले जाते हैं, तो फिर हम यहाँ पर 10 की बजाय अपनी जो स्ट्रेंथ है वो भी 20 तक कर लेंगे। यानी आपने जब भी लेने हैं तो अब स्टार्टिंग के 10 डिजिट्स को स्टार्ट करना है। अगर इनमें 11 12 आ रहा होगा तो हम यहाँ पर अपनी तरतीब 20 तक लेके जाएंगे, यानी जो 10 की काउंटिंग है वो हमने यहाँ पर अपनी पूरी रखनी है।
अब ये एक आर्बिट्ररी सेट ले लें, इसको अगर हमने कंप्यूटर के लिए रिप्रेजेंट करवाना है तो देखें 1 सेट में मौजूद है, सो यहाँ पे 1 लिखा, 2 भी मौजूद है, सो हमने यहाँ पे 2 की जगह पर भी 1 लिख लिया। 3 भी अवेलेबल है सेट में, सो 3 की जगह पर भी 1। 4 भी अवेलेबल है, 5 भी अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास जो इसके लिए हमने सेट लिया हुआ है, ऊपर कंसिडर किया है, वो 10 डिजिट ज़रूर होंगे। सो 6, 7, 8 इनको भी हम चेक करेंगे कि क्या ये सेट में मौजूद हैं। तो इस सेट में 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है और 10 भी नहीं है। सो ये कंप्यूटर की रिप्रेजेंटेशन है। ओके क्लास, अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज। लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लिव विद इन 1 माइल ऑफ स्कूल एंड लेट बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु वॉक टू क्लासेस, यानी जो जस्ट वॉक करें क्लासेस के सराउंडिंग में। डिस्क्राइब द स्टूडेंट्स इन ईच ऑफ दीज सेट्स, यानी हमने इन नोटेशंस को देखते हुए इन सेट्स को इन वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। तो क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन है इसलिए हम लिखेंगे set the set of students who live within 1 mile of the school and जब भी इंटरसेक्शन आएगा आपने दोनों सेट्स को एंड के साइन से ही आपने कंबाइन कर देना है। एंड बी, लेट नहीं यहाँ पे लिखेंगे, एंड बी एंड स्टूडेंट्स, यहाँ से ये सारा चीज़ें कैंसिल कर दें क्योंकि अब हमने दोनों को मैच करना है। द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लिव विद इन 1 माइल ऑफ स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हु वॉक टू क्लासेस, ये हमारे पास इंटरसेक्शन का आंसर है। यूनियन में अगर हमने इसी को डिस्क्राइब करना है तो यूनियन में हम लिखेंगे द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लिव विद इन 1 माइल ऑफ स्कूल एंड द स्टूडेंट्स, सॉरी, अब यहाँ पे क्योंकि यूनियन है तो यूनियन के लिए इस एंड को भी यहाँ से रिमूव कर दें और एंड की जगह पर आप लिखें और स्कूल और द स्टूडेंट्स हु वॉक टू क्लासेस, जस्ट राइट। और क्लास एक और बात, हम एक और एक्सटेंशन भी यहाँ पे कर सकते हैं जब भी यूनियन केस हो, आइदर यहाँ पे आइदर द सेट ऑफ आइदर स्टूडेंट्स हु लिव विद इन 1 माइल ऑफ स्कूल और स्टूडेंट्स हु वॉक टू क्लासेस। ओके, अब हम इसकी तरफ आते हैं, सी पार्ट की तरफ, क्योंकि ये डिफरेंस है। The set of students who live within 1 mile of school but not the students who walk to classes, right। अब हम डी पार्ट की तरफ जाते हैं। डी पार्ट के लिए हम अरेंज करेंगे the set of students who walk to classes but not the students who live within 1 mile of school, so ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए एंड बी, ये दो सेट्स हमें गिवन है, फाइंड यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंसेस। तो सबसे पहले हम यूनियन फाइंड करेंगे। सो मैंने लिखा ए यूनियन बी, ए के एलिमेंट्स 2, 3, 4, 5 और दरमियान में यूनियन और इसके बाद ये बी सेट लिखा और अब इन दोनों के एलिमेंट्स को अरेंज कर देना है। सबसे पहले देखें, ये सेट स्टार्ट हो रहा है 1 से, ये सेट स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो अरेंजमेंट में 0 पहले लिखा जाएगा या 1। हमने अब इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को तरतीब बना के लिखना है, वही हमारा सॉल्यूशन है। 0, 1, 2, नोट करें 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, लेकिन हम लिखेंगे यहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा। 4, 5 और ये 6। क्लास नोट करें, हमने दोनों के जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके लिख दिया है और यही हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट अब इंटरसेक्शन के लिए लिखते हैं। सो ये मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन बी, ए का सेट इंटरसेक्शन और ये बी का सेट। अब इंटरसेक्शन में हमने वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं। तो नोट करें 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है सो इसको हम नीचे लिखेंगे, 4 इसमें मौजूद है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें मौजूद है लेकिन इसमें नहीं है। सो यहाँ से ये 3 सिंगल एलिमेंट ही हमारा आंसर है।
नेक्स्ट है ए डिफरेंस बी। सो ए डिफरेंस बी मैंने लिखा और अब इनके सेट्स लिखेंगे। 0, 3 और ये 6। ओके क्लास, अब डिफरेंस में हमने क्या करना है, वो एलिमेंट आंसर में लिखना है जो इस सेट में मौजूद होगा और इसमें नहीं होगा। जैसा कि इसमें 1 है, इसमें नहीं है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखेंगे। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, यहाँ नीचे 2 भी आ जाएगा। 3 इसमें है और इसमें भी है, इसलिए हम 3 को नहीं लिखेंगे। 4 इसमें है, इसमें नहीं है, नीचे 4 आ गया। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, सो ये नीचे भी 5 आ गया। ये हमारे पास ए डिफरेंस बी का आंसर। अब हम फाइंड करते हैं बी डिफरेंस ए। तो बी और ये ए, अब इनके सेट्स लिखेंगे। अब बी का सेट हम पहले लिख रहे हैं और ए का सेट हम बाद में लिख लेंगे। सॉल्यूशन वही है, आंसर में वो एलिमेंट्स आएंगे जो इसमें मौजूद हैं और इसमें नहीं हैं। सो सेट मैंने स्टार्ट किया, 0 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए यहाँ नीचे 0 आ गया। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी हमारे पास 3 अवेलेबल है, 3 को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। 6 इसमें है लेकिन इस सेट में 6 नहीं है, सो ये नीचे आ जाएगा 6 और ये हमारा आंसर है बी डिफरेंस ए का। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ए और बी दिया हुआ है क्लास, इसको आपने प्रिपेयर करते हुए सॉल्व करना है और इसके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, राइट। यूनियन में क्या करना है, दोनों के एलिमेंट्स को तरतीब लगा देनी है और इकट्ठा कर देना है। इंटरसेक्शन में आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इन दोनों में मौजूद हैं। ए डिफरेंस बी में आपने वो लिखना है जो ए में मौजूद होगा और बी में नहीं होगा, राइट। और बी डिफरेंस ए में आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं आंसर में जो बी में तो हों लेकिन ए में नहीं होने चाहिए। जैसा कि एफ जी एच ए में नहीं है तो ये तीनों ज़रूर आंसर में शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूफ द कंप्लीमेंटेशन लॉ बाय शोइंग दैट ए डबल बार इज इक्वल टू ए। ओके क्लास, इसके लिए आपने क्या करना है, ए सेट के अकॉर्डिंगली अब हम ट्रूथ टेबल अरेंज करेंगे। ए क्योंकि एक सिंगल सेट हम यूज़ कर रहे हैं, हमारी जो हमने रिजल्ट प्रूफ करवाना है उसमें सिंगल सेट है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमने ये 1 और 0 लिखा। जैसे हम ट्रूथ टेबल में ट्रू और फॉल्स लिखते थे, ट्रू की जगह पर 1 लिखेंगे और फॉल्स की जगह पर 0 लिखेंगे। और अब ये जो बार आता है ना, इसका मतलब होता है नॉट, राइट। ये नॉट ए हमें बनाना है एक्चुअल में डबल नॉट रिजल्ट। ये नोटेशंस हमारे पास जो कम्प्लीमेंट की आएंगी, डिफरेंस की आएंगी, ये हमारे पास नॉट में चेंज होंगी, राइट। अब अगर हम ए को नेगेटिव में चेंज करें यानी नॉट ए बनाएं तो ये 0 और ये 1। अब यहाँ पर देखें, हम इस नॉट ए पर दोबारा से नॉट अप्लाई कर रहे हैं, सो ये वैल्यूज़ अगेन चेंज होगी, 0 की जगह पर 1 और 1 की जगह पर 0। तो ये टेबल 1 और टेबल 3 यानी कॉलम वाइज हम देखें इसको, तो कॉलम 1 और कॉलम 3 हमारे पास दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं, हेंस ए इज़ इक्वल टू ए डबल बार, राइट। कुछ और नोटेशंस भी अभी डिस्कस करते हैं क्लास। जो यूनियन रिजल्ट है इसे हम ट्रूथ टेबल के लिए यूज़ करते हैं, और केस में इंटरसेक्शन को हम यूज़ करेंगे एंड रिजल्ट में, राइट। और ये जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट के लिए हम तमाम वैल्यूज़ को ट्रू काउंट करते हैं, और ये जो 5 है, 5 के लिए हम तमाम वैल्यूज़ को 0 काउंट करते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, इसमें कोई एलिमेंट जो है वो मौजूद नहीं है। और एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये कि अभी तक डिफरेंस के लिए हम ये साइन यूज़ कर रहे थे, लेकिन डिफरेंस की जगह पर ये वाला साइन भी यूज़ किया जा सकता है जो ऐसे स्लैश होती है। तो अगर एग्ज़ाम में आपको इस तरह स्लैश भी दी जाए तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि इससे आपने डिफरेंस ही समझना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव द आइडेंटिटी लॉस बाय शोइंग दैट ए एंड बी पार्ट। तो इसके अकॉर्डिंगली हम सबसे पहले ए को अरेंज करेंगे। ए 1 और 0,
दूसरा सेट क्योंकि 5 है तो 5 के अकॉर्डिंगली हमें तमाम रिजल्ट्स को 0 लिखना है। और नेक्स्ट आ गया हमारे पास ए और 5। अब 1 और 0 यानी ट्रू और फॉल्स, 0 को आपने फॉल्स की जगह कंसीडर करना है और 1 को आपने ट्रू की जगह पे कंसीडर करना है। और केस में तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 1 और दोनों 0 रिजल्ट हैं, सो यहाँ पर 0। तो क्लास ये देखें ज़रा, C1 इज़ इक्वल टू C3 यानी कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम है। इट्स मीन ए और 5 यानी यूनियन, और की जगह पे आप यूनियन लिख लें, ए यूनियन 5 इज़ इक्वल टू ए, दैट्स द प्रूफ। और अब हम दूसरा रिजल्ट प्रूव करते हैं, बी पार्ट। मैंने ए को लिखा 1 0, यूनिवर्सल सेट को लिखा 1 1, और अब इन दोनों की इंटरसेक्शन के लिए हम क्या साइन यूज़ करते हैं, एंड केस में हमारे पास बाय डेफिनेशन ये रिजल्ट है कि दोनों में से कोई एक भी 1 हमें मिल जाएगा तो हमारे पास रिजल्टिंग वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, सॉरी ये हमारे पास एंड केस है। एंड केस में हमारे पास 1 यहाँ पर, और यहाँ पर क्योंकि एक कंडीशन 0 में आ रही है इसलिए यहाँ पे हमारे पास 0 आएगा, नॉट 1। ये तो एंड के केस में तो 0 आएगा, अगर और का केस होगा तो 1 आएगा। क्लियर, ये 1 और ये हमारे पास 0 आएगा एंड के केस में। सो इस डाटा को जब हम लिखेंगे तो हमारे पास क्योंकि C1 इज़ इक्वल टू है C3, सो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन विद यूनिवर्सल सेट इज़ इक्वल टू ए। सेवन्थ पार्ट देखें, सेवन्थ क्वेश्चन, सॉरी। प्रूफ द डोमिनेशन लॉज बाय शोइंग दैट ए और यूनिवर्सल सेट की यूनियन है। सबसे पहले मैंने ए लिखा और यूनिवर्सल सेट ए के एलिमेंट्स, और ये आ गए यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स, और अब यहाँ पर इनकी यूनियन की कंडीशन विद और साइन। तो और कंडीशन हमें क्या कहती है कि कोई सा भी एक 1 आ जाएगा तो आपने उसका आंसर भी 1 लिख देना। सो C1 इज़ नॉट, C2 इज़ इक्वल टू C3। यहाँ पे C2 और C3 सेम है, सो हमारे पास A यूनियन विद यूनिवर्सल सेट इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। अब हम इसी का बी पार्ट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने ए लिखा, फिर मैंने 5 लिखा, और अब इनका एंड केस बनाना है, सो ये मैंने एंड लिखा और विद 5। ये आ गया हमारे पास 0 और ये आ गया अगेन 0। यहाँ पे भी केस चेक किया जाए तो C2 इज़ इक्वल टू है C3, सो A इंटरसेक्शन विद 5 इज़ इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने प्रैक्टिस करनी है और इसका सोल्यूशन आपने खुद फाइंड करना है। इसी तरह ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंगली दोनों ए हैं, यहाँ पे भी ए लिखें, यहाँ पे भी ए लिखें, और आगे आपको पता है कि और का केस बना लें और एंड का केस बना लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव द कंप्लीमेंट लॉ बाय शोइंग दैट। तो इसे देखते हैं और इसे करते हैं। ए 1 0, और फिर क्योंकि नेक्स्ट हमें चाहिए ये वाला बार, तो बार बनाने के लिए हम इसको नॉट में चेंज करेंगे। ये आ गया मेरे पास 0 और ये आ गया 1। अब फर्स्ट केस में तो इन दोनों की यूनियन चाहिए, सो और केस अप्लाई करेंगे। ए और नॉट ए में वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, सो ए यूनियन विद इट्स कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। अब दूसरी कंडीशन में देखें, ये मैंने ए लिखा और ये ए नॉट, और अब हमने बनाना है इन दोनों का इंटरसेक्शन, सो एंड केस को मैंने यूज़ किया यहाँ पे, और एंड केस के अकॉर्डिंगली अब यहाँ पे हमारे पास ये भी 0 और 0 1 है, सो ये भी 0, सो ए एंड यानी इंटरसेक्शन विद इट्स कंप्लीमेंट इज़ इक्वल टू 5, क्योंकि तमाम रिजल्ट्स 0 आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, शो दैट ए डिफरेंस 5 इज इक्वल टू ए।
इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले ए कॉलम अरेंज करें 1 0 और उसके बाद 5 के लिए 5 सेट मैंने लिखा और 5 के लिए ये 0 0 आ गया इसका एलिमेंट सारा डाटा। अब क्योंकि माइनस जो आ रहा है साइन डिफरेंस का वो 5 के साथ है, इसलिए यहाँ पे आपने नॉट 5 फाइंड आउट कर लेना है। नॉट 5 आ जाएगा 1 1 अपोजिट वैल्यूज़ के लिए। और अब जब आपने डिफरेंस दो सेट्स का फाइंड करना है तो आपने कंडीशन अप्लाई करनी है P इम्प्लॉयज नॉट 5। और अब ये इम्प्लॉयज केस के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम की वैल्यूज़ का यूज़ कर रहे हैं हम। ये आ जाएगा 1 और 0 और 1 में से नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 0। सो A इज़ इक्वल टू, यहाँ पे P की जगह भी A लिखेंगे क्योंकि वो नोटेशन वाइज ज़रा P लिखा गया, यहाँ पर A लिखेंगे। क्लियर। और अब इसको अगर हम सेट करें सेट की नोटेशन में तो ये आ जाएगा हमारे पास A डिफरेंस 5 और ये इज़ इक्वल टू है A के। ये वापस A आ चुका है। C1 इज़ इक्वल टू C4 कंडीशन के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट बी पार्ट के लिए 5 पहले है, सो हम यहाँ से 5 सेट को पहले लिखेंगे और A सेट को बाद में। और ये आ गया, अब क्योंकि डिफरेंस A के साथ है सो नॉट A फाइंड आउट करेंगे, आ गया 0 और 1। अब इसका कन्वर्सली रिजल्ट जब फाइंड करेंगे तो ये आएगा P इम्प्लॉयज नॉट A और ये एक्चुअल में हम कन्वर्सली काम कर रहे हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 0 और 1 इम्प्लॉयज 0 से भी आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। एम्प्लॉयज़ केस का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ से, राइट। जिसे आप यहाँ पर ये लिखें या फिर आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हुए इसको यूँ लिख लें, नॉट ए एम्प्लॉयज़ 5, राइट। और इसको इस डायरेक्शन में आपने सॉल्व करना है, नॉट A to 5, ठीक है। लेकिन लिखने के लिए मैंने यहाँ पे A पार्ट में भी इसको इसी तरतीब से लिखा और यहाँ पे भी इसी तरतीब से लिखा और ये आ गया, दोनों 0 आ रहे हैं। इट्स मीन यहाँ का टोटल आंसर भी हमारे पास 5 आएगा। सो 5 डिफरेंस A इज़ इक्वल टू 5, जिसे नोटेशन वाइज हमने लिखा नॉट A इम्प्लॉयज पाई इज़ इक्वल टू 5, राइट। और इसी तरह A पार्ट को सॉल्व करते हुए हम इसे लिख सकते हैं नॉट 5 इम्प्लॉयज A इज़ इक्वल टू A। तो इसी के अकॉर्डिंगली हमने इनकी कंडीशंस को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट A B सेट्स प्रूव द कम्यूटेटिव लॉज फ्रॉम टेबल 1 बाय शोइंग दैट। तो क्लास इसके लिए आपने कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंगली अप्लाई करना है। जैसे आपने फाइंड किया था P और Q इज़ इक्वल टू Q और P, तो यहाँ पर सेट्स के अकॉर्डिंगली अप्रूव करवाना है A और B इज़ इक्वल टू B और A। तो ऑब्वियसली इनके टेबल सेम आएंगे, तो इनके लिए अलग-अलग टेबल बनाने की बजाय आप इनको एक दफ़ा यहाँ पे A लिखें, यहाँ B लिखें। और अब क्योंकि ये 2 सेट्स आ रहे हैं इसलिए आपने लिखना है 1 1 0 0 1 0 1 0 और इसके बाद आपने कॉलम बनाना है A और B और दूसरा कॉलम आपने बनाना है B और A और इनके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है और इसी तरह इंटरसेक्शन के लिए आपने वर्कआउट करना है। क्लास क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को भी आपने ट्रुथ टेबल का यूज़ करते हुए प्रूफ करवाना है और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये वाले, इसीलिए ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ। कुछ ऊपर वाले क्वेश्चन से आपने सीखा होगा, उन्हीं को यूज़ करते हुए आपने 12 और 13 को कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द सेट्स A एंड B इफ़ A डिफरेंस B इज़ गिवन एंड B डिफरेंस A इज़ गिवन एंड A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू। क्लास ये जो सेट है ये वो एलिमेंट्स का है जो A में मौजूद हैं और B में नहीं हैं, और ये वो सेट है जो हमारे पास A और B दोनों के एलिमेंट्स की कलेक्शन है। तो अगर हम यहाँ से A फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस डिफरेंस को और इस सेट का यूनियन फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। यानी 1 3 5 6 7 8 9 ये हमारे पास सेट A है। और अगर हम फाइंड करना चाहते हैं B सेट तो B सेट के लिए हम क्या करेंगे,
बी डिफरेंस ए और इनकी इंटरसेक्शन का यूनियन फाइंड कर देंगे। सो बी इज़ इक्वल टू 2, 3, 6, 9 एंड 10 और ये हमारे पास सेट बी है। ओके क्लास, आज के लेक्चर में हम यहीं तक क्वेश्चंस कवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा। और कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ लिया करें। कोई क्वेश्चन डाउटफुल हो, कोई लॉ के अकॉर्डिंगली कोई क्वेश्चन हो आपका, तो वो भी आप पूछ लिया करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।